सो गाइज वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्काई। आज हम चैप्टर सर्कल पर कुछ वीडियो बनाने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों वही वन शॉट वीडियो रखेंगे फॉर द रिवीजन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर है बच्चों, तो फॉर द बोर्ड रिवीजन पूरा चैप्टर एक ही उसमें निपटा देंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस का मैक्सिमम सभी क्वेश्चंस का ट्राई करेंगे, सभी का सॉल्यूशंस आपको दें ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। जिसमें भी दिक्कत आ रही है आप उसी का सॉल्यूशन पर्टिकुलर भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो। सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है ना बेटा, वो हमसे ये कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक बताना चाहूंगा। तो सर्कल में आपको सब चीजें पता ही है भाई, क्या होता है सर्कल, है ना। ऐसा दिखता है, सेंटर होता है एक, माइनर आर्क, माइनर सेक्टर, ये सब आप चीजें ना उसमें 9th में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर क्या है, टेंजेंट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। ठीक है, व्हाट इज अ टेंजेंट? टेंजेंट क्या होती है बेटा? एक ऐसी लाइन होती है जो कि एक पॉइंट पे टच करके जा रही होती है। कहां पर? सिर्फ सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जो लाइन गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। और हमें दूसरी चीज इसकी थ्योरम पॉइंट 1 जो कहती है वो ये कहती है मेरे बच्चे कि सेंटर से जब हम इस पॉइंट पर ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन जो है टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है ये वाला। ठीक है, तो ये जो होगा ये हमेशा हमेशा 90 डिग्री होगा। ये बात आपको बखूबी पता चल गई होगी, अब तक सभी ने एक बार चैप्टर तो पढ़ लिया होगा, ना ही पढ़ा हो तो भी आपको मैंने ये बता दिया कि सर्कल होगा और एक पॉइंट पर टच करते हुए जब एक लाइन गुजरेगी सिर्फ एक पॉइंट पर, तब हम उसको टेंजेंट बोलेंगे। और टेंजेंट पर जो पॉइंट टच कर रहा है सर्कल को, वो वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो ये जो एंगल बनेगा बेटा वो 90 डिग्री का बनेगा। कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर सपोज करो मैं क्या कर दूं कि मैंने एक सर्कल लिया, लेट अस से दिस इज अवर सर्कल। ठीक है, चलो कोई नहीं, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, है ना, मिटा देते हैं। चलो देखो, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, मैंने कहा बेटा कि मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे दो टेंजेंट डाल रहा हूं, एक ये और दूसरी ये। ठीक है, दिस इज पी ए एंड दिस इज पी बी। ये पॉइंट ए माना तो पी ए और पी बी, ये दो टेंजेंट्स हमने डाली तो पता है क्या होगा, ये दोनों की ही लेंथ होगी हमारी बराबर, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा। ये थ्योरम पॉइंट 2 कहती है। दिस इज अवर थ्योरम 2 एंड दिस इज अवर थ्योरम 1। तो इनका प्रूफ भी अगर देखा जाए, उसके प्रूफ की नीड है नहीं, इसका प्रूफ पूछा जा सकता है। तो अगर सपोज करो ये हमारा सेंटर बेटा और यहां से मैं इसको ज्वाइन कर दूं और इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, तो हमें पता है 90 डिग्री बन रहा है फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसको और ज्वाइन कर देता हूं सेंटर से, इस एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं। तो मुझे दिख रहा है कि दो ट्राइंगल्स मेरे पास है। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स में जब मैं देखूंगा तो मैं बोलूंगा कि इन ट्राइंगल PAO और POB, या फिर PAO एंड ट्राइंगल PBO। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में जब मैं देखूंगा बेटा तो मुझे पता है कि PO तो कॉमन है। ठीक है, या फिर ऐसे देख सकते हैं, RHS से हम प्रूफ कर सकते हैं। RHS क्राइटेरिया पढ़ा है ना, RHS क्या होता है? R फॉर राइट एंगल और H फॉर उसके सामने हाइपोटेनस जो होती है, और S मतलब एक साइड। तो RHS क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसे देखते हैं। तो राइट एंगल है, जी हाँ है, इसके सामने का कौन सा है? साइड PO है। तो एक तो हमारा एंगल बराबर है, कौन सा एंगल? कि एंगल PAO इक्वल है एंगल PBO के। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, PO इज इक्वल टू PO है, दोनों ही ट्राइंगल में PO क्या है? कॉमन है। ठीक है, और ये इसके सामने तो ये हाइपोटेनस होगी। और तीसरी चीज क्या इक्वल है? OA इज इक्वल टू OB है। क्यों? क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? रेडियस है सर्कल की। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि OA इज इक्वल टू क्या है? OB है, रेडियस ऑफ सर्कल, या रेडाई बोल दो, रेडाई ऑफ सर्कल्स। तो बाय SAS या फिर बाय RHS ट्राइंगल जो है ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, यानी कि ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PBO। ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बेटा? कॉन्ग्रेंट हो गए। और दोनों को ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होने की वजह से मुझे मिलेगा बायसिपिसिटी। सो बाय CPCT मैं क्या बोल सकता हूं कि PA बराबर PB होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि क्या होता है,
जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, जब, तो उनके सभी एंगल्स और सभी के सभी साइड्स आपस में बराबर हो जाती हैं। सभी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, ओके। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी दोनों ट्रायंगल की वो बराबर होंगी, यानी कि पी ए जो है वो इस पीबी के बराबर होगा, इस ट्रायंगल की पीबी साइड के बराबर होगा, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये प्रूफ समझ आया आपको। तो दो थ्योरम से बेसिक सी, बहुत ही आसान चैप्टर है यार, कुछ भी नहीं है। एक सर्कल है, सेंटर से टेंजेंट पर जब भी एंगल डालेंगे तो 90 डिग्री आना है, और एक सर्कल में जब दो टेंजेंट्स डाली जाएंगी एक ही पॉइंट से, तो दोनों की दोनों टेंजेंट्स क्या आएंगी, हमेशा बराबर आएंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कह रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। तो ये हमसे क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, और लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब एक बाहर पॉइंट क्यू है, उस क्यू से जो सर्कल पर टेंजेंट डल रही है ना, उसकी लेंथ बेटा 24 है। कितनी है, 24। और इसकी सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो 25 है। क्वेश्चन बोल रहा है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 25। आपसे रेडाई ऑफ द सर्कल पूछी गई है। द रेडाई ऑफ द सर्कल इज, क्या होगी, वो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ये। तो रेडाई क्या होगी ये बताएं। सपोज मैं इसको ए पॉइंट मान लेता हूं, ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि 90 डिग्री एंगल बनेगा ही बनेगा, यह हमें थ्योरम से पता है। तो इन ट्रायंगल OAQ ट्रायंगल में मुझे पता है कि भाई, क्योंकि पाइथागोरस में लगा सकता हूं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से मुझे क्या मिलेगा कि OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, ठीक है बच्चों। OQ की वैल्यू कितनी है, 25 स्क्वायर। OA कितना बचे, OA मुझे निकालना है, रेडियस है, प्लस AQ का स्क्वायर कितना है, 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर कितना आएगा, देखो OA की वैल्यू निकालने तो 24 स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा, तो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर आएगा। अब आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मुला भी तो लगा सकते हो ना। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, 25 का स्क्वायर 625 लिखते हैं, फिर इसका 596 लिखते हैं, और तब जाकर उसको माइनस करते हैं। जरूरत भी नहीं है उसकी भी, हम सीधा लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, तो 25 में से 24 गया, एक बचा, इंटू ए प्लस बी, तो 25 प्लस 24 कितना आएगा, 49 इज टू क्या है, ओ ए का स्क्वायर है। तो 49 वन जा 49 इज टू ओ ए स्क्वायर, और ये किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, और ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। किसी को दिक्कत यहाँ तक। तो ए जो ओ ए जो है यानी कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ गई, 7 आ गई। इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, सो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110, देन PTQ इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है बेटा। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है, और इसमें क्या कह रहा है कि ये डायग्राम आपको गिवन है सीधा साधा, और आपसे कह रहा है बेटा कि PTQ एंगल निकालो, है ना। कह रहा है एंगल PTQ निकालो। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो मुझे अगर एंगल PTQ निकालना है, तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले आपको पता है कि ये टेंजेंट है, तो ये वाले एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। और आपको ये दिख रहा है बेटा क्वाड्रिलेटरल है, क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें बस आपको एंगल सम करना है, आप बाकी की चीजें खुद लिखिएगा। मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ कि एंगल P और एंगल Q प्लस दिस क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस ये वाला एंगल कितना है, 110 इज इक्वल टू, नहीं, प्लस ये वाला यानी कि एंगल T इज इक्वल टू 360, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 360 होता है। तो मैंने चारों एंगल्स का सम कितना रखा बेटा, 360 रखा। P और Q की वैल्यू कितनी है बच्चों, 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360। 90 कितना होगा, 180। 180 और ये कितना हो जाएगा, देखो, तो 180 और इसको ऐड करूंगा तो ये आएगा 0, 9 एंड 2 इज इक्वल टू 360। तो एंगल T इज इक्वल टू, इसमें से माइनस लेके जाएंगे इधर, तो 90 माइनस में आ जाएगा, कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 70, ठीक है। तो एंगल T कितना आ गया हमारा, 70 डिग्री। अब सीधी सीधी एक ट्रिक बताता हूं आपको, क्योंकि MCQ है, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा देखो मेरे बच्चे, ये क्या है 90 है, ये भी क्या है 90 है, और ये पूरा का पूरा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में सम कितना होता है सारे एंगल्स का, 360 डिग्री होता है। तो अगर ये बेटा 90 है, ये भी 90 है, तो इन दोनों का सम 180 हो गया ना, है ना। ये 90 है 90, इन दोनों का सम कितना हो गया, 180। अब 360 में से 180 घटाओ तो कितना और बचना चाहिए, 180 और बचना चाहिए। इन दोनों का सम तो 180 हो गया, तो 180 और बचा, क्योंकि टोटल 360 चाहिए, ठीक है बेटा। तो 180 जो और बचा उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आने चाहिए।
तो ये एंगल और ये इन एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और ये कितना बेटा 110, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा बताओ। अगर ये 110 है तो इसको 70 होना पड़ेगा ना, तभी तो कितना बनेगा 180 बनेगा। अगर ये 110 है इसको 70 होना पड़ेगा तभी ये 180 बनेगा। इसलिए मैं सीधा आंसर लगा सकता हूँ कि इसका आंसर कितना आने वाला है, 70 डिग्री आने वाला है। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़े, चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है कि बच्चों ये एक इस तरीके का डायग्राम बनना है, मतलब पी ए पी भी दो टेंजेंट्स हैं पी पॉइंट से, जो कि सर्कल पर जिसका सेंटर ओ है उस पर पी ए पी भी दो टेंजेंट्स चली हुई हैं, और वो दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे पर इंक्लाइंड है 80 डिग्री पर, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो 80 डिग्री बनना है। ठीक है, अब हमसे पूछा कि पीओए एंगल बताओ, यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछा है। तो आपको इससे पहले ना एक चीज मैंने अभी अभी प्रूफ कराया था कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे होते हैं अब आप कर लोगे, तो वो काम आपको खुद करना है कि वी गेट, यहां पे मैं सीधा लिख रहा हूं कि वी गेट कि ट्रायंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी ओ, है ना बेटा। ये अभी अभी प्रूफ कराया था ना, सबसे स्टार्टिंग में थ्योरम टू प्रूफ कराई जब। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि एंगल 1 और 2 अगर मैं मान लूं तो एंगल 1 बाय सीपीसीटी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। बोल सकता हूं नहीं? बोल सकता हूं ना, क्योंकि ओपी ए ट्रायंगल है, एक ओबी पी ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का एंगल 1 और इस वाले ट्रायंगल का एंगल 2 आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे मैंने। कैसे किए थे दोबारा बता देता हूं। देखो ये वाली साइड कॉमन थी, ये 90 डिग्री था, और एक रेडियस इक्वल थी। हो गई ना तीन चीज, भाई तीन चीज चाहिए होती है हमको किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। फिर बाय सिम्प्लिसिटी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने किया। उसके बाद में ये कह सकता हूं मेरे बच्चों कि अगर ये दोनों ही एंगल्स बराबर है और इन दोनों का सम कितना है 80 है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना दे रखा है 80, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 की जगह मैं एंगल 1 रख देता हूं, एंगल 2 1 के बराबर है ना, ये रख देता हूं। तो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 80, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई 80 अपॉन ये वाला 2 आ जाएगा, 2 से कटेगा बेटा 40 डिग्री आएगा। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई 40 डिग्री आई, ये वाली वैल्यू 40 आ गई। अब इस ट्रायंगल में देखो आप OAP में, तो इन ट्रायंगल OAP में जब आप देखोगे तो एंगल AOP प्लस एंगल OAP प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। OAP ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। इनकी वैल्यूज रखो। AOP बताओ कितना है, AOP ये तो निकालनी है मुझे, एंगल AOP तो मुझे निकालना है, या POA कुछ भी बोल लो इसको, ठीक है, POA बोल लो चाहे AOP बोल लो, एक ही बात है। इसके बाद OAP की वैल्यू बताओ कितनी है, तो ये 90 डिग्री है, प्लस एंगल 1 की कितनी है बेटा, अभी निकाली थी ना 40 डिग्री, इज इक्वल टू कितना है बेटा 180 डिग्री। 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा 130 उधर जाएगा माइनस में, तो वैल्यू आएगी आपकी AOP की 180 में से 130 जाएगा, कितना बचेगा 50 डिग्री, कितना बचेगा 50 डिग्री। ठीक है, तो AOP कितना आ गया आंसर 50 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तीनों MCQs इजी है ना। देखो इसको भी सीधा आप चुटकियों में कर सकते थे यार, बहुत इजी है। आपको सीधा पता है कि ये जो एंगल है ना ये बाइसेक्ट हो जाता है जब हम O से इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये एंगल बाइसेक्ट हो गया तो ये टोटल कितना था 80, तो आधा कितना हो जाएगा 40, ये 40 ये 90 है, तो 90 और 40 कितना हुआ 130, टोटल कितना होता है 180, तो 180 में से 130 को घटा दो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो 180 में से 130 गया यानी कि 50 बचा, आंसर 50 टिक करो आगे बढ़ो। कुछ है इसमें? ठीक है, लेकिन मैं पूरा सॉल्यूशन इसलिए करा के दिखा रहा हूं ताकि कोई वीक से वीक बच्चा भी हो वो भी अच्छे से समझ पाए। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने कुछ बेटर क्वेश्चंस। सो गाइस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है यार, देखो बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी वो है कि बच्चे घूम सकते हैं, बाकी कुछ है नहीं। अगर सपोज करो ये डायमीटर है, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया हमारा सेंटर हो गया, ओके। अब सपोज करो मैं इस पॉइंट से बेटा एक टेंजेंट खींच दूं, खींच दी, इस पॉइंट से भी एक टेंजेंट खींच दूं, ओके। ये टेंजेंट सपोज करो हमारा AB है और ये है हमारा CD, ठीक है, इसको MN मान लो, इन दोनों पॉइंट्स को MN मान लेते हैं, ठीक है, ओके। अब देखना मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों की दोनों जो टेंजेंट्स होंगी ना पैरेलल आएंगी। क्यों? क्योंकि एक डायमीटर से एंड से जो भी दोनों की दोनों क्या जा रही हैं टेंजेंट्स आ रही हैं, वो दोनों की दोनों क्या आएंगी पैरेलल आएंगी। तो ये दोनों लाइन को अगर मुझे पैरेलल करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए भाई, पैरेलल लाइंस के बीच में हमने पढ़ा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं,
है ना। तो पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इसका अगर मैं वाइस वर्सा कर दूं, यानी कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, बस मैं उसी चीज का यूज करने वाला हूं। देखना, मुझे पता है बेटा ये 90 डिग्री होगा, ये 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। अब आप देखो ये z बनता दिख रहा है, बन रहा है ना, ये z बन रहा है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल सी एम एन बराबर है एम एन बी के, एंगल एम एन बी के। और ये वाला एंगल देखना, ये वाला, ये इसके बराबर है। या फिर मैं इनको 1 2 3 लिख देता हूं, चलो एंगल 1 2 और 3 4, इसको लिख दिया 3 और इसको लिखा मैंने 4। ठीक है, अब आप जल्दी और आसानी से समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बट आप ये 1 2 3 4 मत लिखना चाहो तो ऐसे नाम लिख देना। मैंने कहा कि एंगल 1 जो है वो 4 के इक्वल है। ठीक है, एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। और ये 2 अगर 3 के इक्वल है तो ये z बन रहा है, और 1 अगर 4 के इक्वल है तो ये भी z बन रहा है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो आपको यहां लैंग्वेज लिखनी है। सो वी गेट दैट these are, या फिर the alternate interior angles are equal, the alternate interior angles are equal, hence CD is parallel to AB। इसका मतलब दोनों की दोनों जो हमारी साइड्स हैं वो पैरेलल होगी। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है यार। ये क्वेश्चन आया भी तो 1 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, और या फिर आपको पता होना चाहिए सीधा सीधा। 5वें क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं आगे। कह रहा प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट टू द टेंजेंट जो है वो सर्कल के सेंटर से पास करता है। ये भी फुद्दू क्वेश्चन है। देखो भाई, कुछ नहीं है, हलवा एकदम। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने कहा कि यहां पर एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट बना दी बेटा। और मैंने क्या किया ना, मैंने इस टेंजेंट पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, यहां तक बना दिया मैंने। ठीक है, ये क्यू रखा, ये पी मान लिया, पी क्यू हो गया। ठीक है, और ये सपोज एम रख दो या ए रख दो, व्हाटएवर इट इज। इसका नाम रख दो सेंटर का ओ। अब आप कहोगे आपने तो भैया उसी पे बना दिया। अरे आएगा अपने आप ही यार, जो चीज आनी है मैं डायग्राम तो वही बनाऊंगा ना। बट देखो प्रूफ कैसे करूंगा ये देखना आप। ठीक है, लुक, ये क्वेश्चन नंबर 5 में आप जब कहोगे ना, आपको इसमें सिर्फ लैंग्वेज का ही थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको ये लिखना है कि जब हमने पी एक लाइन खींची और पी एक परपेंडिकुलर खींचा मैंने क्यूपी, वी ड्रॉ, लिखो इस बात को, वी ड्रॉ क्यूपी परपेंडिकुलर टू पी ए। मैंने ये लाइन बनाई है पी ए के परपेंडिकुलर क्यूपी। ठीक है, मैंने बनाई भाई। ठीक है, अब दूसरी चीज मुझे ये पता है थ्योरम से, अपनी फर्स्ट थ्योरम क्या कहती थी कि सेंटर से जब मैं टेंजेंट पर डालूंगा एक लाइन तो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि सेंटर है कहीं पे भी है, वो हो सकता है इधर हो या इधर हो। ठीक है, इधर मान लिया, चलो मैंने इधर से लाइन में डालूंगा तो वो भी 90 आएगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर वो भी 90 और इस लाइन से भी 90 डिग्री जा रहा है तो क्या वो पॉइंट अलग हो सकता है इस लाइन के अलावा, इधर हो सकता है। अगर मैंने ओ यहां माना सपोज और इसको ऐसे ड्रॉ किया तो क्या ये वाला एंगल भी 90 होगा यहां से लेके यहां तक का? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है ना। यही 90 है तो इसी लाइन पर आना चाहिए तभी वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब दोनों के ये जो ओ पॉइंट है वो क्यूपी लाइन पर ही लाई कर रहा है। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको देखो, वी ड्रॉ क्यूपी इज पैरेलल टू पीए। क्यूपी मैंने पीए के पैरेलल ड्रॉ किया एंड वी नो that from center OP is perpendicular to PA। मतलब जब मैं सेंटर से लाइन डालूंगा तो OP जो है वो PA के परपेंडिकुलर आएगा, तो OP परपेंडिकुलर टू PA आ रहा है। ठीक है, अगर OP परपेंडिकुलर आ रहा है PA के और QP भी परपेंडिकुलर है PA के, इसका मतलब क्या हो गया, hence we can conclude that इससे हमें यह पता चलता है कि O lies on the QP line। O point lies on line QP। ठीक है बच्चों, समझ आया नहीं है? कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज लिखनी है। दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना।
QP मैंने इसके परपेंडिकुलर खींच दिया। फिर मुझे दूसरी थ्योरम अपने आप से ये पता है कि अगर मैं सेंटर से इस पे एक पॉइंट डालूंगा, सेंटर से एक लाइन डालूंगा जो कि इसके परपेंडिकुलर है, तो मतलब वो भी परपेंडिकुलर होती है, और पी से डालूंगा जब मैं तो वो भी परपेंडिकुलर होती है। अब ये भी परपेंडिकुलर है और ये पूरी भी परपेंडिकुलर है, तो भाई ये इसी लाइन पर ही होना चाहिए, तभी तो दोनों एंगल परपेंडिकुलर बनाएंगे सेम लाइन पर। इस लाइन पर अगर मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूं इस पॉइंट से, तो चाहे मैं इतना बड़ा परपेंडिकुलर बनाऊं चाहे ऊपर तक लेके जाऊं, तो वो जो पूरी लाइन है वो पॉइंट उस पूरी लाइन पे ही तो कहीं ना कहीं लाई करने वाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से बेटा ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस मेरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए पॉइंट की। ओके, अभी ये कह रहा है बच्चों कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है वो कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाली वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। अच्छा कोई बच्चा ये गड़बड़ मत कर देना कि 5 को यहां लिख दो और 4 को यहां लिख दो। भाई सीधी सी बात है बेटा, ये क्या है ना, ये हाइपोटेनियस है। क्यों? क्योंकि यहां पर 90 डिग्री बनता है हमेशा, तो इसके सामने वाली हाइपोटेनियस होगी, तो ये वाली साइड क्या होगी? सबसे बड़ी होगी, तो ये बड़ी होनी चाहिए इससे, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होगी ना क्वेश्चन पढ़ने में आपको, तो ये बात तो ध्यान ही रखना कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये छोटी होगी। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है रेडियस। अब बताओ कौन नहीं निकाल सकता भाई इसकी रेडियस? रेडियस ये मान लो ये पाइथागोरस नहीं लगेगी आपसे इसमें। इसका आंसर आप खुद करेंगे और कमेंट करेंगे मेरे को नीचे, ठीक है, आंसर बताना वीडियो के कमेंट्स में। आगे चल रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पता क्या होते हैं? एक सर्कल ऐसे है और दूसरा सर्कल इसके बाहर ही बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह के दो सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है दोनों के दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम होना। दोनों के दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम है, ओ ही है इसका भी सेंटर, ओ ही बेटा छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक हो गए। अब इन्होंने ये और कहा है कि एक की जो डायमीटर है और एक की जो रेडियस है वो 5 है, दूसरे की 3 है। मतलब इसकी अगर मैं रेडियस कहूं तो 3 है और इसकी पूरी कहूं तो बेटा ये 5 है। कोई दिक्कत? आगे कह रहा है लेंथ ऑफ द कोड बताओ ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, ऐसी कोड आप हमें बताएं। तो मैं ऐसे करके बना देता हूं इसको, ठीक है, ये ऐसे करके टच करते हुए जा रही है और छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है ना यहाँ पे, और ये इसकी कोड है, बड़े वाले की कोड है और छोटे वाले की टेंजेंट है, ठीक है। अब देखना आप ध्यान से एक बात, अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूं तो इस वाले सर्कल की ये रेडियस ही तो है, ये रेडियस है ना इतनी, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो इस सर्कल को देखो आप, ये रेडियस है 3 और इस बड़े सर्कल को देखो, ये रहा सेंटर, इस बड़े सर्कल का सेंटर, और यहां तक क्या होगी? पूरी रेडियस, तो ये 5 हो गई। अब आप मुझे बताओ ये 90 डिग्री होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सर्कल से इस टेंजेंट पर जब हम डालते हैं तो सर्कल के सेंटर से तो ये 90 डिग्री बनता है। ये 3 है बेटा, ये 5 है, तो ये अपने आप कितना आ जाएगा? 4। कैसे पता? क्योंकि 5 पंजे 25, 25 में से क्या जाएगा? 3 तिया 9, 25 में से 9 गया, कितना बचा? 16। 16 का रूट क्या होगा? 4। देखो करके बता देता हूं। इसका नाम आप ए बी रख दो और इसका नाम रख दो एम। तो इन ट्राइंगल ओ एम जब देखेंगे, इन ट्राइंगल ओ एम ए जो कि 90 डिग्री है एम पर, तो मुझे दिखेगा कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ये होगा अपने पास। ओ ए की वैल्यू बताना जरा, 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ओ एम का स्क्वायर। ओ एम की वैल्यू कितनी है? 3, 3 स्क्वायर। ए एम की वैल्यू कितनी है? ये तो मैंने लिखा है ना अभी, तो ए एम की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, ए एम की वैल्यू निकालनी है। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 3 तिया 9 प्लस ए एम स्क्वायर। ओके, 9 को इधर लेके आएंगे बेटा माइनस में, तो 16 बचेगा ए एम स्क्वायर। ये किसका रूट होता है? इसका रूट इधर बनेगा तो क्या आएगा? 4। तो ए एम की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। अगर ए एम 4 है बेटा तो पूरी की पूरी रोड कितनी होगी? पूरी की पूरी कॉर्ड कितने की होगी? सो ए बी विल बी डबल ऑफ दिस। क्यों होगी ये और बता दो मुझे? 2 इंटू ए एम होगी, यानी कि 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर की। पता है क्यों? क्योंकि देखो बेटा, हमने क्या कहा कि ये जो है ना, ये इसको बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? ये इसको बाइसेक्ट करती है हमेशा। कैसे पता? देखो, ये आप ना 9 उसमें पढ़ के आ रहे हो, 9th वाली क्लास में। 9th क्लास में आपने ये पढ़ा था कि जब हम एक सर्कल में कोई कोड होती है, बड़े वाला सर्कल को देखो और ये कोड को देखो, ये कोड होती है, तो सेंटर से जब हम इसमें परपेंडिकुलर डालते हैं ना, तो ये कोड आधे आधे में बट जाती है। ये आपने 9th क्लास में थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है। तो ए एम जो बेटा वो बी एम के बराबर होता है, इसलिए ये जितना है उतना ही हो जाएगा, तो डबल हो जाएगी ए एम की, यानी कि 8 हो जाएगी ए बी लेंथ।
किसी को दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, वो बेटा 9th की थ्योरम है, इसलिए ऐसा होता है। ओके, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं अब। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, 8th पर, आई एम सॉरी। तो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे कि डायग्राम कुछ इस तरीके का दे रखा है, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के एग्जाम्स को लेकर, ठीक है। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी, ए बी हमने उधर कर दिया, ओके। ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी करना है, यानी कि अपोजिट साइड्स का जो सम है वो बराबर आना चाहिए। ये दोनों अपोजिट है, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर आना चाहिए, हमें बेटा प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर है 8, ये है टू प्रूव। नाउ लेट्स डू इट, देखते हैं इसका प्रूफ। बहुत इजी है यार, बस आपको एक चीज बताऊंगा इसमें, वो ध्यान रखना है आपको। मैंने एक पहले थ्योरम क्लियर कर चुके हैं कि बेटा एक बाहर के पॉइंट से जब भी हम एक सर्कल पर टेंजेंट डालते हैं तो टेंजेंट यहां से यहीं तक होती है सिर्फ एपी, और ये वाली कहां तक होगी? एस तक। तो एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एस हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं कि एपी इक्वल टू ए एस, ठीक है। इक्वेशन 1 एपी इक्वल टू ए एस है। अच्छा, फिर बीपी इज इक्वल टू बी क्यू भी तो होगा ऐसे ही, होगा ना। लेकिन आपको पता है ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि आपको एपी आपने किधर लिखा? एलएचएस में लिखा, तो आप बीपी को भी एलएचएस में लिखोगे। पता है क्यों? क्योंकि जब आप एपी प्लस बीपी करोगे तभी तो ये पूरी साइड बनेगी एबी, क्योंकि मुझे एबी चाहिए एक साथ, ठीक है। अगर मैं उसको उधर लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रखना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं। एपी इज इक्वल टू ए एस आपने लिखा, फिर बीपी इज इक्वल टू बी क्यू लिखोगे, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। क्यों किया ऐसा? क्योंकि एपी प्लस बीपी जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बीपी को इधर लिख देता, सपोज करो मैं ऐसे लिख देता कि बी क्यू इज इक्वल टू बीपी लिख देता, तब पता क्या होता? एपी में बी क्यू जोड़ सकते हो, एपी में बी क्यू, इसको और इसको जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। एपी और बीपी को जोड़ सकते हैं हम। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? तो आपको इसको ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखना है? कि बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू बनाना है, ताकि मैं इन दोनों को ऐड कर सकूं। तो यह इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, अब यहां देखते हैं, ds इज इक्वल टू dr है। ds इज इक्वल टू क्या है? dr। तो ds किस में जुड़ेगा? as में। as किधर है? इधर है। तो मुझे ds भी इधर ही लिखना पड़ेगा ताकि ds में as जुड़ जाए। समझ आया? तो ds इज इक्वल टू किसके बेटा? dr के। dr को इधर लिख दो अपने आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, dr में क्या जुड़ेगा? cr जुड़ेगा। तो cr, अच्छा cr किसके इक्वल होगा? तो cr cq के इक्वल होगा, क्योंकि पॉइंट क्या है ये, तो cr और cq बराबर होगा। सबको समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में यही है। बच्चे पता है यही गड़बड़ कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, फिर वो प्लस करते हैं इक्वेशंस को, उनका बनता ही नहीं ये वाली चीज, है ना। फिर उन्हें लगता है ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है ही नहीं यार, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। अब इन सबको बेटा ऐड कर दो, ऑन एडिंग इक्वेशन above equations, on adding above all equations, क्या मिलेगा हमको? AP प्लस BP प्लस dr प्लस cr इक्वल्स टू as प्लस bq प्लस ds प्लस cq, ठीक है बच्चों। तो AB प्लस BP क्या होगा? AB प्लस BP होगा AB, इसकी जगह क्या आ गया? AB आ गया, प्लस dr प्लस cr की जगह क्या आएगा? DC इक्वल्स टू as प्लस BQ की जगह क्या आएगा? as प्लस BQ, ये तो उधर है, ओके। तो as प्लस ds ढूंढो जरा, as ये रहा और ds ये रहा, इन दोनों की जगह क्या है? as प्लस ds AD प्लस BQ और CQ बचा, BQ और CQ क्या बनेगा? BC बनेगा। हैंस प्रूव्ड। यही करना था ना बेटे प्रूफ। बोलो किसी को दिक्कत? समझ आया? बस इसमें यही क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जिस जिसको आपको ऐड रखना है ना, ऐड करना है, उसको आप एक तरफ रखोगे और बाकी वालों को एक तरफ रखोगे, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। बट यार यहाँ पे एक चीज गलती कर दी हमने ना, दोनों जगह क्या लिख दिया? दोनों जगह बीसी बीसी लिख दिया था, ये आपने बताया भी नहीं मुझे। क्या करो, कैसे बताते? सही बात है, लाइव लेक्चर्स लेंगे बच्चों तब सब बताना, लाइव पर भी आएंगे हम लोग पढ़ाने, ठीक है। बट वी नीड योर सपोर्ट, कम से कम इतने बच्चे होने चाहिए कि लाइव वो हमें देख पाए, तब लाइव भी आऊंगा बेटा और डाउट्स भी लेंगे आपके लाइव, कोई दिक्कत नहीं है उस चीजों में, ठीक है। और हम रेगुलर बच्चों एक वीडियो पर डे डाल रहे हैं, तो प्लीज सपोर्ट करो यार। और चैनल पे आप एक बार विजिट करके देखो, आपको पता चलेगा हर दिन एक वीडियो आ रही है। और वीडियो कोई ऐसी नहीं है छोटी मोटी कि हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं इधर, है ना। हम पूरी लंबी वीडियोस डाल रहे हैं, पूरे चैप्टर को पढ़ा रहे हैं अच्छे से, आप एक बार पढ़ के तो देखो,
ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारा कंटेंट काफी डेडिकेटेड है। ओके, और बाकी आप जैसे जैसे बताते रहेंगे, जिस जिस भी चीजों पे आपको चाहिए वीडियो, हम लाते रहेंगे। ठीक है, ओके, तो सब्सक्राइब करते रहो यार, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो प्लीज। ओके, चलो देखो, तो यहाँ पे AB प्लस DC था। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था जैसे कि अपोजिट साइड्स का सम बराबर होना चाहिए, तो इसके अपोजिट कौन सी है, DC है, और AD के अपोजिट कौन सी है, BC है। ठीक है बच्चों, तो ये सारा अपना हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। फिगर आपको यहाँ दिख रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आपको इस क्वेश्चन में सिंपल कुछ क्या कहा गया है, देखो, ये दोनों जो टेंजेंट्स है ना, ये पैरेलल हैं, XY और X डैश Y डैश दोनों की दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं। तो ये इसके परपेंडिकुलर, ये जो अपना डायमीटर है और उसके पैरेलल ड्रॉ करिए, अभी जैसे क्वेश्चन किया भी था। 90-90 हो गई भाई, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है बच्चों की प्रूफ करना है AOB जो है 90 डिग्री आना चाहिए। AOB कहाँ दिख रहा है आपको, बताओ। AOB, वेयर पॉइंट A। ओके, ये जो है हमारा A पॉइंट है। ठीक है, ये Y इधर हो गया, तो AOB यानी कि ये 90 डिग्री प्रूफ करना है बेटा, ये प्रूफ करना है हमको। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, और सी को ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है, और सी को ज्वाइन करने के बाद मैं क्या करूंगा, टू प्रूफ लिखता हूं सबसे पहले। टू प्रूफ एंगल AOB इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री प्रूफ करना है। लेट्स प्रूफ। देखो बेटा, इन दोनों ट्रायंगल्स को ना, छोटे छोटे को पहले आप कॉन्ग्रेंट कर लो। तो OPA इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPA हो गया, और OCA देखो, OCA, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो आप सबसे पहले OA कॉमन है ना। दूसरी चीज, OC जो है वो OP के बराबर है। क्यों, क्योंकि रेडाई है दोनों के दोनों। OC OP के बराबर है, ये कॉमन हो गई, और PA जो है वो AC के इक्वल है। क्यों, देखो ध्यान से, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि सर्कल पर दो टेंजेंट डाला है, AP और AC, तो बराबर होंगी नहीं होंगी AP और AC, इक्वल टेंजेंट्स। ठीक है, टेंजेंट्स हैं। तो बाय SSS क्राइटेरिया हमारे जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हो गए। ये लिख दिया मैंने, ऐसे समझ जाना, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। तो बाय CPCT क्या लिखूंगा, बाय CPCT वी गेट दैट ये वाला जो एंगल है इतना, इसको 1 मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं 2। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एंगल 2 क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि देखो एंगल 1 किस में आ रहा है, OPA में। OAP वाले ट्रायंगल में क्या आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है, और AOC में कौन सा आ रहा है, एंगल 2। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो इनके एंगल्स भी दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं, सिमिलरली जब मैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करूंगा, सिमिलरली इन ट्रायंगल OCB, या फिर ऐसे लिखो कि सिमिलरली ट्रायंगल OCB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OQB। ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, ये वाला इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे तो बाय CPCT मुझे ये एंगल इसके बराबर मिलेगा। अगर मैं इसको 3 मान लूं, इसको 4 मान लूं, ठीक है, तो ये अगर कॉन्ग्रेंट है तो मैं लिखूंगा बाय CPCT एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों भाई, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये डायमीटर है ना, मतलब सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो लीनियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे अगर हम, तो वो क्या आएगा, हमें 180 देगा, यानी कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 180। अब आप मुझे बताओ सबसे पहले कि मुझे ये वाला एंगल 180 प्रूफ करना था ना, मतलब 2 प्लस 4 प्रूफ करना है ना, 180 क्या प्रूफ करना है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 प्रूफ करना है। तो मुझे यहाँ पर 2 और 4 को छोड़ के चलना है, ठीक है, और एंगल 1 और 3 को चेंज कर देना है। तो एंगल 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, एंगल 1 की जगह मैंने एंगल 2 लिख दिया, एंगल 2 एज इट इज। एंगल 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल 4, एंगल 4 की जगह 4 ही लिख दिया, इज इक्वल टू 180। एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना आएगा, 2 एंगल 2, एंगल 4 प्लस एंगल 4 2 एंगल 4 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 180। 2 को कॉमन लो और डिवाइड में भेज दो, तो यहां बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 2 जो कॉमन में है वो इधर चला जाएगा डिवाइड में, 180 के डिवाइड में, इससे इसको काटेंगे क्या आएगा, 90 डिग्री। तो 2 प्लस 4 कितना आ गया बेटा, आ गया ना 90 डिग्री, है ना। 90 तो प्रूफ करना था, ये 180 कैसे लिख दिया।
एंगल 2 + 4 कितना है बेटा 90 डिग्री। यही मुझे प्रूफ करना था कि OA भी हमारा 90 डिग्री है। हैंस प्रूव्ड। डिंग डिंग डिंग। कोई दिक्कत? ठीक है, इजी है ना क्वेश्चन। कुछ था इसमें बेटा। सबसे पहले क्या किया देखो, हमने इस वाले ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया। उसके बाद मैंने लिखा कि एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल होगा बाय CP/CT। सिमिलरली मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कर दिया और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख दिया। फिर मुझे पता है इन चारों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल 1 + 2 + 3 + 4 180। इसके बाद मैंने एंगल 4 और 2 में चेंज कर लिया, तो 1 की जगह 2 लिखा, 3 की जगह 4 लिखा, 2 कॉमन लिया, डिवाइड में भेजा, 90 डिग्री आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो गाइस अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पता है क्या कह रहा है, रीड कर दो मैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से जो एंगल बन रहा है ना बिटवीन द टू टेंजेंट, यानी कि कुछ इस तरीके से ये सर्कल है, यहां पर क्या है हमारा एक वो एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको कुछ नाम दिया इन लोगों ने, कुछ नहीं दिया, हम दे देते हैं, कोई नहीं, P मान लिया हमने। ये हो गया। ये जो एंगल बनेगा PA और PB, ठीक है, इनके, और इन दोनों को ज्वाइन करने पर, यहां सेंटर है, इन दोनों को जो ज्वाइन करने पर यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने पर, यही कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। यानी कि एक तो ये जो एंगल बना रही है यहां पर दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनना है, एक तो वो, और दूसरा एंगल वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, वो एंगल जो बना रही है इस पे, यानी कि सेंटर पर। ये दोनों एंगल जो होंगे बेटा सप्लीमेंट्री होंगे, और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एंगल मुझे AOB और मुझे APB इज इक्वल टू क्या करना है, प्रूफ 180 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो टू प्रूफ एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। आप मुझे बताओ कि ये कितना है 90 डिग्री, ये भी कितना है बेटा 90 डिग्री। अब आप मुझे बताओ कि ये पूरा का पूरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, अगर मैं AOBP क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखूं तो मुझे पता है कि सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल A प्लस एंगल AOB प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा, 360 होना चाहिए। मैंने इसको पूरा एंगल A बोल दिया क्योंकि ये पॉइंट पर सिर्फ यही एंगल बनना है। ठीक है बेटा, ये तो एंगल A की वैल्यू कितनी है 90 प्लस AOB की कितनी है, नहीं है कुछ भी, AOB प्लस एंगल B की कितनी है, ये भी 90 प्लस एंगल P कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा बेटा 180 हो जाएगा, है ना। एंगल AOB प्लस एंगल P को मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, और प्लस में यहां क्या आएगा 180 इज इक्वल टू में 360। 180 इधर जाएगा तो 360 में से माइनस होकर क्या बचेगा 180 बचेगा। भाई 360 में से 180 गया तो 180 बचा ना, तो क्या आ गया 180, किसका सम AOB प्लस एंगल P का सम। और इन्हीं दोनों का सम तो मुझसे अभी 180 पूछा था, तो हो गए ना दोनों के दोनों एंगल सप्लीमेंट्री। देखो मैंने एंगल P जो लिखा हुई है APB, इसको और इसको एक ही बात है, चेक करके देख लो, APB बोल लो चाहे एंगल P बोल लो, सिर्फ हो गया प्रूफ। कुछ है, कुछ भी नहीं है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ रहा है ना सब समझ में सभी को, ओके चलो। तो गाइस चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी कि एक पैरेललोग्राम के अंदर जब एक सर्कल बनेगा तो पैरेललोग्राम फिर एक रोम्बस कहलाएगा। ठीक है, क्यों, देखते हैं क्यों, प्रूफ करके देख लो, पता चल जाएगा अपने आप ही वो पैरेललोग्राम रोम्बस आने वाला है। बट रोम्बस के लिए क्या होता है, चारों साइड बराबर होती है, तो मुझे चारों साइड बराबर करनी है बेसिकली, तो मैंने इनका नाम PQRS रख दिया खुद से। ठीक है, अब मुझे पता है कि DS इज इक्वल टू DP इज इक्वल टू DS होगा, क्यों, क्योंकि एक बाहर के पॉइंट से जब मैं टेंजेंट डालता हूं तो उनकी लेंथ बेटा बराबर आती है, तो DP इज इक्वल टू DS आएगा, DP इज इक्वल टू DS। अब मैंने कहा था कि DP जिधर है उधर ही CP लिखना है, तो DP इधर है तो CP भी इधर ही लिखना है, तो CP जो है वो CQ के बराबर है ना, CP जो है वो किसके बराबर है, CQ के बराबर है। अब BQ किसके बराबर है, BR के, लेकिन BQ किधर लिखूंगा, जिधर CQ लिखा हुआ है। ठीक है, तो BQ किसके बराबर, BR के।
ओके आगे चलते हैं। ए आर जिधर बी आर लिखा हुआ है तो बी आर इधर है, ए आर किसके बराबर बेटा, ए एस के। किसी को दिक्कत? बस यही चेक करना है कि उधर ही सारी की सारी साइड वो रखनी है जो कि ऐड होने वाली है आपस में। तो अब मैं क्या लिखूंगा, ऑन एडिंग above इक्वेशंस को ऐड करके मेरे को क्या मिलने वाला है, डीपी प्लस सीपी प्लस बी आर प्लस ए आर इज इक्वल टू डीएस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। ठीक है बच्चों, देखो डीपी प्लस सीपी क्या बन रहा है, डीसी, ठीक है, प्लस बी आर प्लस ए आर क्या बन रहा है, बी आर और ए आर, ए बी बन रहा है, इज इक्वल टू डीएस प्लस सी क्यू क्या बन रहा है, डीएस और सी क्यू, नहीं डीएस और सी क्यू तो ऐड ही नहीं हो रहा। तो देखो डीएस में ए एस ऐड हो रहा ना, डीएस ये रहा और ए एस ये रहा, तो क्या बनेगा, डीएस और एस ए डी बनेगा। ठीक है, फिर सी क्यू और बी क्यू कहां पे है, तो सी क्यू और बी क्यू ये रहा बेटा, बीसी बन रहा है। ठीक है, ये तो हमने वही प्रूफ किया ना, क्या प्रूफ किया, अभी जो 8th क्वेश्चन में प्रूफ किया था कि अपोजिट साइड्स का सम हमने बराबर कर दिया। बट हमें ये अब एक क्वाड्रिलेटरल गिवन नहीं है, अब हमें ये गिवन है कि एबीसीडी जो है वो एक पैरेललोग्राम था, ये मुझे गिवन था, और पैरेललोग्राम की मैं प्रॉपर्टीज इसका मतलब सारी यूज कर सकता हूं। इसका मतलब मुझे ये पता है कि अपोजिट साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, और अपोजिट साइड अगर बराबर होंगी मेरे बच्चे, इसका मतलब एडी जो है वो बीसी के बराबर होगी, तो एडी की जगह मैं बीसी रख दूंगा। ठीक है, बीसी, एडी की जगह बीसी रखा, ये बीसी की जगह बीसी रख दो, और डीसी की बीसी, बीसी आया, देखो बीसी, मुझे पता है बीसी एडी के तो बराबर है, बीसी एडी के तो बराबर है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अपोजिट साइड बराबर हो जाएगी, लेकिन अगर मैं बीसी को इसके भी बराबर कर दूं तो एक रोम्बस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीसी इसके बराबर है ही। ठीक है, और अगर बीसी इसके भी बराबर हो गई तो क्या होगा, तो बीसी इसके बराबर हो जाएगी और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब चारों की चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये एक रोम्बस हो जाएगा। तो मुझे बीसी को सीडी के इक्वल करना है, तो मैं सीडी या फिर डीसी को तो डीसी लिखूंगा, लेकिन एबी की जगह डीसी लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि एबी और डीसी अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेललोग्राम में बराबर, तो एबी की जगह भी क्या लिखूंगा बेटा, डीसी। तो ये क्या हो जाएगा, 2dc, इधर क्या हो जाएगा 2bc, 2 से क्या कर देगा 2, तो डीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा बीसी, और बीसी बेटा किसके इक्वल है, एडी के। बोलो है या नहीं है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, और डीसी किसके इक्वल है, एबी के, तो डीसी के बराबर में इधर एबी लिख देता हूं। कुल मिला के मेरे को चारों की चारों साइड बराबर आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, हैंस इट इज अ रोम्बस, हैंस इट इज अ रोम्बस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते, लेना है तो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। ठीक है, समझ आ गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। कह रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस ऑफ बेटा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 हो गई। अब आगे हमसे कह रहा है कि सच दैट द बीडी एंड सीडी इनटू डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये बीसी साइड को डी पॉइंट पर कट कर रहा है 8 और 6 में, इतनी 8 हो गई और इतनी 6 हो गई। आगे कह रहा है कि साइड एबी और एसी की लेंथ बताएं, ये एबी और एसी की लेंथ बताएं। तो तुम्हें पता बेटा ये और ये तो टेंजेंट है, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी यहां से यहां तक, ये 8 है तो यहां से यहां तक ये भी 8 हो जाएगी, है ना, ये वाली यहां से यहां तक 8 हो जाएगी, ये यहां से यहां तक की 8 हो जाएगी मेरे बच्चे। इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं, इसको एक्स लेट कर लो तो ये भी कितनी हो जाएगी मुझे बताओ, एक्स होगी नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही ऊपर वाली भी टेंजेंट है, इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट डलिए एक्स, तो ये भी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूं आगे। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं ये कर सकता हूं कि एरिया, ये जो ट्राइंगल है इसका मैं दो तरीके से एरिया निकाल सकता हूं, दो तरीके से एरिया निकाल सकता हूं। ठीक है, कैसे कैसे आप मुझे देखना। ठीक है, देखो अगर मैं इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दूं बेटा सारे, ये चीज, तो आप देखना मैं कैसे कैसे एरिया निकालता हूं। सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया मैं हीरोन्स फॉर्मूला से निकालूंगा। हीरोन्स फॉर्मूला में एस इक्वल टू क्या होता है, सारी साइड्स का सम। ये कितना होगा 6 + x प्लस ये कितना होगा 8 × 6 = 14 प्लस ये कितना होगा 8 + x। अपन में क्या आता है बेटा 2 आता है, क्योंकि सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। 18 8 6 14, 14 दूनी 28 प्लस 2x।
अपॉन 2, 2 से कॉमन लेके ऊपर काटूंगा तो 14 प्लस एक्स आ जाएगा मेरे पास। एस की वैल्यू क्या आ गई, 14 प्लस एक्स आ गई। अब सुनना ध्यान से, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल में देखता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो क्या होता है, रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस प्लस सी होता है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है बेटा। ठीक है, चलो रखते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, एस की वैल्यू कितने मेरे बच्चे, 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, तो एस माइनस ए यानी कि 14 प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी है, तो ए हमने माना 6 प्लस एक्स है जी, तो 6 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, आगे आगे आएगा एस माइनस बी यानी कि 14 प्लस एक्स माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 8 6 14। ठीक है भाई साहब, मल्टीप्लाई में एस माइनस सी, एस की वैल्यू फिर से कितनी है 14 प्लस एक्स, माइनस सी की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एक्स, यानी कि 8 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ये अलग है हमारा फिगर। ठीक है, चलो देखो अब देखना क्या क्या बचेगा, 14 प्लस एक्स, यहां से क्या आ रहा है, एक्स से एक्स कट रहा है, 14 में से 6 गया, कितना बचा 8, इधर कितना बचा है 14 में से 14 कट रहा है, यहां बच रहा है एक्स, इस ब्रैकेट में क्या है, एक्स में से एक्स गया, 14 में से 8 गया बेटा, 6 बचा। किसी को दिक्कत यहां तक, सो इसको हम यहां पे छोड़ते हैं। ठीक है, 8 सिंग 48, रूट के अंदर 48, ये एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 14 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, ये आया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस पूरे बड़े से ट्राइंगल का, एबीसी ट्राइंगल का ये मैंने एरिया निकाल दिया, ये निकाला मैंने हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके। लेकिन मैं दूसरा एक और इसको पार्ट्स में भी तोड़ के निकाल सकता हूं। देखो कैसे, अगर मैं इसका कुछ नाम रख देता हूं, कि मैंने जैसे इसका नाम डी रख रखा है, इसका नाम रख देता हूं ई, और इसका नाम रख देता हूं एफ, इस पॉइंट का एफ रख दिया बेटा, और इसका रख दिया मैंने ई पॉइंट नाम। ठीक है, अब आप मुझे यहां पे ध्यान से देखिएगा, ए ओ एफ ये वाला ट्राइंगल और ए ओ ई ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ना, तो इसका मतलब इन दोनों का एरिया भी बराबर होगा। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूं, क्योंकि ये 90 डिग्री और ये भी 90 है, इधर ये भी दोनों के दोनों 90 होंगे, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा बताओ, तो पूरे का एरिया में क्या लिखूंगा, देखो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ 2 इंटू करके लिखता हूं, पता है ना क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, एरियाज बराबर हैं, ये वाला इसके बराबर है, सिमिलरली ये वाला एरिया इस ट्रायंगल के बराबर है, सिमिलरली ये एरिया इसके बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं, ऐसे ऐसे कराया था ना अभी, कि बाहर से जब एक पॉइंट से टेंजेंट डलती है तो ये वाला दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या आते हैं बेटा, कॉन्ग्रेंट आते हैं। तो मैं डबल करके लिख देता हूं और एक एक ट्रायंगल का एरिया निकाल देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा इस तरह। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल का अगर मैं एरिया लिखूं तो ए ओ एफ का प्लस इधर किसका है सी ओ एफ का, एरिया ऑफ सी ओ एफ प्लस एरिया ऑफ बी ओ डी। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। चलो, तो 2 इंटू ए ओ एफ का एरिया बताओ पहले, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है तो एक्स है, बेस कितना एक्स है ना, और हाइट कितनी है, ये क्या रेडियस है ना सर्कल की, ये है 4, फिर प्लस सीओ एफ को देखो, अब सीओ एफ इसमें देखो बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है 4, तो हाफ इंटू 6 इंटू 4 प्लस, अब देखते हैं बीओडी ट्राइंगल में, तो हाफ इंटू 4 इंटू 8 हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 8 ऐसे हो जाएगा। आप देख सकते हो हाफ 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 सब में कॉमन आ रहा है, और यहाँ 2 है बाहर, तो हाफ में बाहर लूंगा और 2 से वो हाफ कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा, 2 और ये हाफ बाहर आ गया। ठीक है, इस तरह हाफ मैंने सब में से कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 4x, यहाँ बचा बेटा 6 चौक 24 और ये 8 चौक 32। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया मेरे पास कि 4x प्लस 24 और ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4 2 6 3 2 5, इतना आ गया एरिया ऑफ एबीसी। ठीक है, ये आया मेरा दूसरा एरिया ऑफ एबीसी। अब ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसी का। ठीक है, दोनों को प्लस कर देता हूँ, ये समझ गए ना तुम लोग, जरा यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, 4x प्लस 56 एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 4x प्लस 56। ठीक है, ये आया। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट जब करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा कि रूट में 48x इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल टू है किसके, इसके 4x प्लस 56 के। ठीक है बच्चों,
बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पुट करनी है और पूरा आपका लेंथ आ जाएगी। तो चलो कर लेते हैं इसको। जब ये रूट इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर, या फिर कह लो कि SBS कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 48x इंटू 14 प्लस एक्स इजिकल टू इसका स्क्वायर कर दो तो 4x प्लस 50x, ठीक है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है वो 3 आती है शायद आंसर में जो आ रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। तो इसमें मैं देख सकता हूं कि 4x प्लस 56 कुछ कॉमन वोमन लेके काट सकते हैं हम। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लेना बेटा, वीडियो लंबी होगी खामखा। x की वैल्यू जो यहाँ पे 3 आती है, ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 3 आ रही है तो वो कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। लेट मी चेक व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x। पंद्रह और 13 आ रहे हैं, तो ए बी की वैल्यू 15 है, इसका मतलब 8 7 आ रहा होगा। x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 7 आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू आई 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 7 को जब हम यहाँ रखेंगे तो 7 6 हो जाएगी 13, AC की वैल्यू 13 हो जाएगी और AB की वैल्यू अपनी हो जाएगी 8 7 15, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना इधर और इसको मल्टीप्लाई में भेजना, बस सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे तो यहाँ से 4 आप कॉमन ले सकते हो, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, फिर इधर हो जाए कट जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। समझ रहे हो कैसे, यहाँ से आप जब 4 कॉमन लोगे तो 4 का स्क्वायर बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, 4 का भी तो स्क्वायर बाहर आएगा। यहाँ से बचेगा x प्लस 4 और ये इसका स्क्वायर, और इधर क्या दिख रहा है 48x इंटू 14 प्लस एक्स, ये है इक्वल में। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 चौक 16 होगा और 16 चौक का 64, लेकिन 16 तिया क्या होता है 48, ठीक है। तो 3 टाइम्स ये चला गया और ये क्या देखो 14 प्लस एक्स है, ये भी 14 प्लस एक्स है, तो 14 प्लस एक्स से एक पावर कट जाएगी, तो x प्लस 14 इजिकल टू क्या बच रहा है 3x। x यहां से क्या मिल रहा है देखो, x प्लस 14 इजिकल टू क्या मिल रहा है 3 और ये वाला x बस, ठीक है 3x। x को इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स 2x बचेगा, 2x इजिकल टू 14, तो यहां से 2x इजिकल टू क्या आ गया 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। इस तरह निकाल देना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वहां पे पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ आ गया बच्चों सभी को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना है हमको, दोनों तरीके से हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देना है। पहले मैंने हीरोन्स फॉर्मूला करके ये निकाला, फिर उसके बाद मैंने इनको पार्ट्स में तोड़ा, ये ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के बराबर है, तो इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक का निकाला और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों का सम आ गया। फिर इस वाले ट्रायंगल का एक का एरिया निकाला COF का और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका भी आ गया, इन दोनों का आ गया, तो ये दोनों हो गए ये दोनों हो गए। अब इन दोनों को देखो, एक ट्रायंगल का एरिया निकाला 2 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों का आ गया, तो टोटल मिला के किसका आ गया ABC ट्रायंगल का आ गया, टोटल मिला के ये आ गया ABC के। ये भी एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल है, ये भी एरिया ऑफ इसका ही है, तो दोनों का एरिया जब हम अलग अलग मेथड से निकाल लें बट एरिया तो सेम ही आएगा। दोनों का मैंने इक्वल रखा, x की वैल्यू निकाली, आंसर हमारे सामने, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि 13 क्वेश्चन है, कह रहा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, उसकी अपोजिट साइड्स, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। मतलब जो दोनों एंगल बनाएंगे, जैसे ये कितना बनाएगी तो ये इतना, यानी कि 2 + 3 ये वाला एंगल बनाएगी, और BC कितना बनेगी 7 + 6, तो ये दोनों जो एंगल होंगे वो क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। अगर मैं इस पॉइंट को O मान लूं तो मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है टू प्रूफ एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, मुझे ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं बच्चों। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इसको चलो PQRS नाम दे देते हैं, PQRS, ठीक है। DOP या DPO DQO के कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये छोटा सा ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, हर क्वेश्चन में देख रहे हैं लगभग हम, है ना। तो ये वाला ट्रायंगल दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा, तो मैं सीधा लिख रहा हूं कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। इसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। ऐसे ही बेटा एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल
8 होगा और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक है, अब इन सभी को मैं अगर ऐड कर दूं, इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 प्लस, इन सभी को ऐड मत करो, आप ऐसे लिखो कि इन सारे एंगल्स को ऐड करता हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, देखना क्या करना, इन सभी का सम कितना होगा ये बताओ, इन सभी का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो 3 प्लस 5 प्लस 7, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 और 3 एंगल 4 बचा, 6 हो गया, नहीं हुआ, 7 8 हो गया, नहीं हुआ, तो प्लस में एंगल 8 और बच गया, इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 360 होगा। किसी को दिक्कत? हाँ, सारे के सारे एंगल्स का सम कितना आएगा, 360 आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा एंगल कंप्लीट एंगल बन रहा है ना यहाँ पे। बस अब मुझे प्रूफ क्या करना था, एओडी और बीओसी, यानी कि एओडी ये है 2 प्लस 3 और 7 प्लस 6, तो मुझे 2 और 3 को रखना है, 3 2 को रखना है और 7 और 6 को रखना है, 7 और 6 को, बाकी सबको इन्हीं के टर्म्स में चेंज कर देना है। देखो कैसे, एंगल 3 को एंगल 3 रहने दो, 5 को क्या लिख दूं, एंगल 6 लिख सकता हूं ना, लिख दो। एंगल 7 को क्या लिख सकता हूं ना, इसको सेम रखना है मुझे। एंगल 1 को चेंज करना है, हाँ, एंगल 2 लिख दो। एंगल 2 को चेंज करना है, नहीं। एंगल 4 को करना है, हाँ, एंगल 4 की जगह क्या लिखूंगा, एंगल 3। एंगल 6 की जगह क्या लिखूंगा, एंगल 6 ही रहने दूंगा, प्लस एंगल 8 की जगह क्या लिखूंगा, एंगल 7, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 360। अब आप देखो 3 और एंगल 3 क्या बने, 2 एंगल 3 प्लस एंगल 6 और एंगल 6 2 एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 7 2 एंगल 7, कुछ और बचा, एक और बच रहा होगा, एंगल 2 और बच गया, तो 2 एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आया, 360। 2 to 2 सब में से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लूंगा, बचेगा एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना है, 360। 2 को डिवाइड में भेज दो, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। 2 इधर डिवाइड में आएगा ना इसके, तो 180। अब आप ध्यान दो क्या कि 2 प्लस 3, एंगल 2 और एंगल 3 को मैं क्या लिखूंगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या लिखूंगा, AOD, एंगल AOD लिखूंगा, प्लस 6 और 7 को क्या लिखूंगा, एंगल 6 और 7 को BOC, एंगल BOC, तो इक्वल टू कितना आ गया, 180। मतलब दोनों एंगल ये क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था मुझको, समझ आया। सिर्फ इतना सा काम किया है कि ये जो छोटे छोटे से ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट कर ही रखा है पहले ही, दोबारा कर सकते हैं, एक को करके दिखा दो, फिर बाकी सिमिलरली करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 6, 7 इज इक्वल टू 8 एंड 1 इज इक्वल टू 2, सबको ऐड किया, 360 लिखा। फिर मैंने ये देखा कि मुझे इनका और इनका सम इक्वल करना है, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं, क्योंकि ये भी तो अपोजिट साइड है, तो ये भी तो सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगी, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगी, तो मैं 1 और 8 और 4 और 5 को भी रख सकता था सिर्फ। तब मैं क्या क्या करता, जैसे यहां पर मैंने 3 6 7 और 2 वाले टर्म्स रखे हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 3 6 7 और 2, देखो ये वाले चाहिए मुझे, इसलिए मैंने सिर्फ ये वाले छोड़े यहाँ पे, बाकी फिर 2 कॉमन लेके काम कर दिया। ऐसे में एक और तरीके से कर सकता था, 1 8 और 4 5 वालों को छोड़ देता और उनको प्रूफ कर देता 180 के, तब भी मेरा आंसर यही आता, तब भी मेरा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता कि अपोजिट साइड्स का जो अपोजिट साइड्स जो है वो सेंटर पर कितना सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती हैं। तो बच्चों आई होप आपको सभी को समझ आ गया होगा। हमने पूरी एक्सरसाइज इसमें एक ही वीडियो में निपटा दी है पूरी की पूरी, ठीक है। सारे टाइप्स के सम्स देख लिए हैं, हर एक क्वेश्चन मैंने लगभग कराया है यहाँ पे बोर्ड पे, तो आप प्लीज रिविजन करना, अच्छा लगा हो तो शेयर करना और लाइक जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना बच्चों चैनल को, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है। चैनल पे विजिट करो यार, एक बार चेक करो, आपके बहुत सारे चैप्टर से रिलेटेड हम वीडियोस डाल चुके हैं ऑलरेडी, ये 11वीं वीडियो ऑलमोस्ट, ठीक है। 10 वीडियोस हम उस पर डाल चुके हैं और ये लास्ट 10 डेज में रोज एक वीडियो डाली जा रही है। आगे भी ऐसे डेडिकेटेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा, हम रेगुलर रहेंगे आपके लिए तत्पर। बस आपको बच्चों मेहनत करनी है, अपने बोर्ड्स में अच्छा रिजल्ट लाना है, ठीक है। सो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू।